Hello friends and welcome to another lecture for your PSIR crash course. आज के लेक्चर में we will be looking at paper 2 part A से जुड़े कुछ important questions जो कि international relations के issue के साथ जो हैं deal करते हैं, particularly your international relations theory segment. Right, we will be looking at this. Now importantly, international relations theory के अंदर आप देखेंगे that broadly there are certain fundamental topics and issues जिसके ऊपर questions time and again पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे आपके previous या questions जो हैं immensely helpful साबित हो सकते हैं. ठीक है, तो इनको repeatedly revise करना is critical to scoring good marks. Now आज के क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले अ वेरी हॉट फेवरेट बिकॉज ये थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती हैं एंड अगेन इफ़ यू लुक एट द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो अगेन रियलिज्म की थ्योरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इन अंडरस्टैंडिंग द ऑन गोइंग क्राइसिस एंड इश्यूज. तो यहाँ पे हमें दो जो मेन सेगमेंट्स ऑफ रियलिज्म है दैट इज क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बुलाया जाता है, उसके बीच के डिफरेंसेस जो हैं उनको क्लब आउट करने के लिए बोला हो. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म ऑफ हांस जे मॉर्गेंथर एंड न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ट्ज. साथ ही में जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच प्रोसेस इज बेस्ट सूटेड फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर. तो कई बार जो है ये सेकेंड सेगमेंट पढ़ना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर आंसरिंग all parts of the question. ठीक है, so first part dealing with the differences, the second part dealing that which of the two theories, right, which process, is it classical realism, is it neo realism, which one will be better able to analyze international relations post cold war. Right, 2015 का ये question है ऑब्वियसली बिकॉज आंसर आज बनाया गया है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कुछ चेंजेस लाए गए हैं उस हिसाब से ये आंसर भी मोल्ड हो गया है. 2015 वाला आंसर थोड़ा सा अलग होता, बट आज की डे एंड एज में अगर ये क्वेश्चन आए तो किस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे उसको जानना भी जरूरी है. देन सेकेंडली क्या क्वेश्चन है? द सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट विद रेफरेंस टू ट्रांसनेशनल एक्टर्स. तो जैसे जैसे ट्रांसनेशनल एक्टर्स की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है वैसे क्या इंपैक्ट आ रहा है ऑन द नेचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू explore. Before moving ahead, just to let you know that our mains test series for 2022 is ongoing, and to boost your preparation and marks further, you can become a part of the same. इसके अंदर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, 4 HLTs and 6 full length tests. इसके अलावा you will also get access to monthly current affairs from January 2022, ताकि जो लास्ट मिनट डायनामिक करंट अफेयर्स हैं आप उनको भी एग्जाम्पल्स दे सके, उनके ऊपर जो जुड़ा क्वेश्चन अगर आता है आप उसको भी टैकल कर पाएं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स फॉर 2023. Importantly, apart from our recorded lectures, you can also now join our live classes for PSIR optional as well as our offline classes. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के डेमो में आना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं. राइट, उनको आप आके जो है ज्वाइन कर सकते हैं. राइट, तो इसके बारे में जो है अगर आप और जानना चाहते हैं यू कैन कॉल ऑन 1800-893-3043 और ड्रॉप अस अ मेल ऑन sleepy.classes@gmail.com. अपार्ट फ्रॉम PSIR हमारे GS एंड सोशियोलॉजी के लिए भी ऑफलाइन एंड लाइव क्लासेस अवेलेबल है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर एंड ईमेल ID पे मिल जाएगी. Now let's quickly look at the first question. राइट, अगेन जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमने क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में कि दो एस्पेक्ट्स, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. पहला पार्ट जो कि सिंपली आपको डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है किसके बीच में? बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म
and neorealism. And the second part, which is the more analytical part, जहाँ पे आपको examples देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको और association करनी पड़ेगी, क्या कि कौन सा जो process है, is it the classical realist one or the neorealist structural realism one, which is better suited to analyzing international relations in the aftermath of the Cold War. Now at the very outset आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में you talk about the larger idea of realism, और इसी के अंदर आप ये बात भी कर सकते हैं कि एंड्रू हेवुड फॉर एग्जाम्पल अपनी बात में करते हैं that rather than one realism are there many realisms, because there are so many elements, there's so many sub theories within the larger umbrella school of realism, right? You have classical realism, you have neorealism, you have neoclassical realism, right, led by people like Krasner, Zakaria, ठीक है? तो आप इन सब की बात कर सकते हैं before then talking about the differences between classical and neorealism, and then analyzing by giving examples that after Cold War कौन सी थ्योरी विद इन क्लासिकल एंड न्यूरियलिज्म इज बेटर एबल टू डिस्क्राइब, एनालाइज एंड सूट द सिचुएशन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कोल्ड वॉर. तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ यूनिपोलैरिटी, द राइज ऑफ सर्टन रिविजनिस्ट पास, द आउटब्रेक ऑफ सर्टन क्राइसिस, एंड किस तरह से आइदर वन ऑफ द टू थ्योरीज वाज एबल टू बेटर एनालाइज दिस सिचुएशन. इन द एंड जो है आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं दैट डिस्पाइट वेरिंग perspectives or lenses of analysis, how both of them play a key role in understanding global politics and its myriad forms, and उस basis पे जो है आप एक अच्छी बढ़िया conclusion provide कर सकते हैं of the answer. Now in introduction we've given a broad idea of realism, that realism जो है one of the most prominent traditions है when it comes to international relations की theories and trying to understand global politics and what goes on in the contemporary world order, right? So in fact ये इतना ज़्यादा predominant है that regardless of whatever debates that might be going on in international relations, realism has never truly lost its charm, right? It might have reinvigorated, it might have come in a new avatar, but realism has always been a part and parcel of when we look at global politics and the way that it shapes all the countries and their actions in their pursuit of national interest. Now importantly main tenets क्या हैं? Main tenets जो कि हम हमेशा याद रख सकते हैं via what we call is the 3S. ठीक है, तो ये 3S को आपने हमेशा याद रखना है. The idea of 3S क्या है? ये आइडिया आपका statism, right? States are the primary actors. No matter how many transnational actors might play an important role, but states will always enjoy a predominant role when it comes to global politics. Then the idea of self-help, that when it comes to pursuit of national interest, it is every state for itself. And then the key idea of survival, that जीत, अगर आप जी गए, राइट, survival is of utmost importance. A nation state, a state needs to survive to see another day. ठीक है, बाकी किसी भी चीज को आप sacrifice कर सकते हो, आप अपनी mere existence को जो है sacrifice नहीं कर सकते हो, right? At least you have to be alive. The state has to exist to be able to put up a fight the next day. So there might be ups and downs in your power, in आप कितने ज़्यादा predominant है, but survival is of primary importance. Now even before classical realism हम कहते हैं that there was a tradition or this history of realist ideas. ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ हम associate करते हैं, चाहे वो थूसीडाइडिस हो, कौटिल्य हो, थॉमस हॉब्स हो. However, classical realism के अंदर हम कुछ predominant thinkers जो हैं उनको कोट कर देते हैं, जैसे कि people like E.H. Carr, people like Hans Morgenthau. ठीक है, तो सबसे predominant amongst all these thinkers happens to be who? Morgenthau, जिनकी politics amongst nations में इन्होंने principles of classical realism जो है आगे रख के हमें जो है क्लासिकल रियलिज्म की एक जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स थे उनके बारे में बताया था. ऑन द अदर हैंड आपकी जो न्यू रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म के अंदर
एक larger structural या system analysis is used, and one of the main important proponents of this neorealism is Kenneth Waltz in his theory of international politics. ठीक है, अब डिफरेंसेस जो है उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो आप एक टैबुलर फॉर्मेट जो है उसको अपना सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं करना तो आप एक सब हेडिंग दे के पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर दोनों के डिफरेंस एस्पेक्ट्स जो है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। आई विल नॉट एडवाइज कि पहले आप डिस्क्राइब करें पूरा क्लासिकल रियलिज्म को, फिर आप डिस्क्राइब करें पूरा न्यू रियलिज्म को, बिकॉज दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। इन्होंने जब क्लियरली आपको बोल दिया है कि आपने डिफरेंशिएट करना है, तो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो है आप उनको हाईलाइट कीजिए, चाहे सब हेडिंग पैराग्राफ यूज करके हाईलाइट कीजिए या टैबुलर फॉर्मेट में हाईलाइट कीजिए, बट मेक योर आंसर मोर exact so that the evaluator does not have to look for points of differences in your huge paras, but they are apparent to the examiner at the first glance itself. ठीक है, so here we have presented it in a tabular format. Now the first difference is with regard to the origin of international conflict itself. ठीक है, कि what gives rise to competition and conflict in the international arena, so that cause जो है उस कॉज का एनालिसिस ही डिफरेंट है बिटवीन न्यू रियलिज्म एंड क्लासिकल रियलिज्म। नाउ क्लासिकल रियलिस्ट लाइक मॉर्गेनथाउ इन हिज प्रिंसिपल्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेंस दैट इज ऑफ मैन। तो बोलते हैं कि अगर मैन की नेचर ही इज ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड, देन आखिरकार द स्टेट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट ऑफ ह्यूमंस, तो स्टेट की भी जो नेचर है वो उसी तरह से हो जाएगी। तो इसीलिए Morgenthau or classical realists actually go back to the idea of a pessimistic or negative nature of states, the kind of nature that was espoused by theorists like Hobbes or even in Cortelia's idea, जिसको वो regard करते हैं as animus dominandi, जिसका मतलब क्या है, that people are selfish, power hungry, fear से driven. So similarly, states also become a macro idea of this nature of man, and that is why the international conflict is rooted in imperfect human nature, which is pessimistic, negative, fear driven, power hungry, selfish, leading to nasty, brutish international politics as well. On the other hand, rather than this bottom up starting from humans and going to the global politics, आपके जो न्यू रियलिस्ट है have a more टॉप डाउन पर्सपेक्टिव, जहां पे वो किसकी बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो तो बोलते हैं इट्स नॉट द ह्यूमन नेचर विच मेक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्चुअल, रादर इट इज द अदर वे राउंड. It is the lack of an overarching authority to get rid of anarchy in the global system that causes such conflictual relations in the international domain. Right? The lack of an overarching authority, जैसे कि हम स्टेट में देखते हैं कि स्टेट में डोमेस्टिक अफेयर में स्टेट नाम की एक बड़ी अथॉरिटी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करती है. ग्लोबल डोमेन के अंदर इस तरह की ओवरआर्चिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसके कारण सर्टेन रेजीम्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. देयर माइट बी रेजीम्स, बट वो लागू किए जाए एंड एवरीवन एडहियर्स टू देम, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ कांस्टेंट सिक्योरिटी डिलेमा, देयर इज कांस्टेंट कंपटीशन फॉर रिलेटिव गेन्स, जिसके कारण एक कॉन्फ्लिक्चुअल एनवायरनमेंट जो है बना रहता है. The next point of difference comes in the form of different interpretation of the states themselves. Now, one of the main ideas जो कि दोनों में common था, वो हमने क्या देखा था, statism का idea, that state is a primary actor. However, the way in which state as a component or as a unit is understood is extremely different between classical and neorealism. Now, classical theorists such as Schweller differentiate between various kinds of states or powers. Now, they say on the basis of the nature, right? Because nature is so important. Bottom up analysis हो रहा है, तो बोलते हैं जिस तरह से humans की nature भी vary कर सकती है, वैसे ही states की nature भी vary करती है. तो आपके दो तरह के states निकल के आ जाते हैं. There can be status quo powers, right? Status quo powers जो कि
प्रेजेंट जिस तरह का इन्वायरमेंट है, सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं बिकॉज दे आर एट द एंजॉइंग इट. एंड ऑन द अदर हैंड रिविजनिस्ट पावर्स जो कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट इन्वायरमेंट को, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिलेशंस को ओवरहॉल या चेंज करना चाहते हैं टू बेटर सूट देयर इंटरेस्ट्स. राइट, सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ से revisionist powers like Italy under Mussolini or Germany under the Nazi rule of Hitler. ठीक है, जो कि revisionist powers थी. Now on the other hand, neorealism क्या कहता है? neorealism कहता है कि state को अगर आप as a unit actor देखते हैं तो कोई functional differentiation नहीं होती states में. हर स्टेट वही रोल परफॉर्म कर रहा है, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है, हर स्टेट अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. तो एवरी स्टेट इज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस. बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज नॉट देयर नेचर बिकॉज दैट इज सच अ सब्जेक्टिव एलिमेंट, बट इन फैक्ट इट इज the difference in their relative capability or the difference in the power that they enjoy that creates the difference in how a state is able to perform. Right? So for example, now India performs the same functions. हमने भी अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करना है, फॉरेन पॉलिसी जो है कंडक्ट करनी है. यूएसए भी वही चीज कर रहा है, चाइना भी वही चीज कर रहा है. नाउ डिपेंडिंग ऑन आवर पावर कैपेबिलिटी, नाउ यूएसए इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल कंट्री, अ हेजेमोनिक कंट्री, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, जिसके कारण यूएस माइट बी स्लाइटली एबल टू बेटर परफॉर्म द फंक्शंस, सेम फंक्शंस जो कि इंडिया भी परफॉर्म करना चाहता है. क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज वेरिंग नेचर की बात नहीं है, बट यूएस की पावर एंड कैपेबिलिटीज ज्यादा हैं एट द प्रेजेंट टाइम एज कंपेयर टू से इंडिया. राइट, सिमिलरली इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी. ठीक है, तो श्रीलंका बिकॉज ऑफ lack or lesser capabilities might not be able to perform those functions as well as India is able to because of difference in capability. ठीक है, therefore the more capable or powerful a state, that state will have greater chances of survival in this anarchic global order. The third point of difference very importantly comes in the form of role of state. Now importantly, classical realism में because of the kind of unit level of the first lens perspective जो हम जाते हैं from humans to the state, right, यहाँ पे state जो है becomes ontologically superior to the system. Right, so it is the state which is causing the system to be anarchic. The nature of the state is causing competition and anarchy. On the other hand, neorealism क्या बोलता है कि भैया it is the structure and the lack of authority which causes anarchy rather than some state which is causing conflicts. So in fact what happens is that within neorealism, states get a wider arena of agency or shaping the way in which they behave. Why? Because they aren't driven by a certain aspect of nature. कि state की तो nature ही ऐसी है, ये तो ऐसे ही काम करेगा. नहीं, ये नहीं है. Therefore, they can constantly change their foreign policy, their approach to global politics. इस तरह के ideas जो हैं embed हो जाते हैं neo-realism में. The last and the very important difference is in terms of methodology. Now, George and Sorensen, when they look at classical realism, ये कहते हैं कि it has a more subjective valuation, right? Subjective analysis of global politics, which is driven by an idea of human nature, national interest, and इसी से जो है उनका view of global politics and international relations चलता है. On the other hand, neorealism was actually a product of the behavioral revolution and consequent scientific approach जो कि predominant हो गई थी in the sphere of political science and international relations. Therefore, neorealism is more scientifically rigorous and a system-based approach, making it more scientific, making it more systemic, making it more rigorous than classical realism. ठीक है, तो ये जो है मेन 4 points of difference आ जाते हैं between classical and neorealism. Now we come to the second very important part कि इन दोनों processes में से कौन सा process ज़्यादा सही बैठेगा in trying to understand international relations in the aftermath of the Cold War. Now, neorealism very importantly
स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेता है, राइट? एक स्ट्रक्चर ऑफ अनार्की से शुरुआत करके फिर सिस्टम को, फिर जो है अपने स्टेट्स के जो एक्शंस थे उनको समझने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करता है. सो वी कैन आर्ग्यू दैट इन फैक्ट न्यू रियलिज्म फॉर वेरियस रीजंस वाज एबल टू understand the fallout in global politics in the aftermath of Cold War because of numerous reasons. In fact, Waltz, in his polarity of power thesis, had talked about the instability of the unipolar system, right? यूनिपोलर सिस्टम जहां पे हेजेमन इस्टेब्लिश तो कर पाएगा इन सिस्टम को, बट क्या होगा? बिकॉज द सिंगल हेजेमॉन अपने आप को ओवरस्ट्रेच कर लेगा इन ट्राइंग टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस, इनएडवर्टेंटली इसकी डिक्लाइन जरूर ही आएगी. इनफैक्ट दिस आइडिया ऑफ द हेजेमन ओवरस्ट्रेचिंग इटसेल्फ हमें अपने आसपास देखने को अभी ही मिल रहा है, राइट? इन द ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ यूएसए ना इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर्ली रन कर पा रहा है, सो यू आर सीइंग अ क्राइसिस इन WTO, you are seeing a crisis in UNSC. At the same time, even when it comes to real-time global politics, USA has not been able to manage the various conflicts it has gotten itself embroiled in, right? तो इसकी जो war on terror थी, इराक के अंदर आप देखते हैं क्लोज टू जो है एक सिविल क्राइसिस आज भी ऑनगोइंग है. सिमिलरली अफगानिस्तान के अंदर जो इनकी इन्वेजन थी, वहां पे there was a very mismanaged way in which US had to leave Afghanistan, and actually not with gains but with further regression, with Afghanistan coming under the Taliban rule. Similarly, इसके कारण क्या हुआ है? There has been the rise of alternate hegemons. तो आप चाइना के राइज की बात कर सकते हैं, रशिया के राइज की बात कर सकते हैं. Why? Because of the loss of face of USA. सिमिलरली आप बात कर सकते हैं अगेन यूक्रेन क्राइसिस की, कि किस तरह से डिस्पाइट यूएस बीइंग अ ह्यूज बैकर, द पिलर, द स्पाइन ऑफ नेटो, रशिया की इन्वेजन जो है यूक्रेन की, उसको ढंग से काउंटर नहीं कर पाया यूएसए कभी भी. वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड इन इंडो पैसिफिक, तो यूक्रेन के ऊपर वो उतनी अटेंशन पे नहीं करना चाहते. सिमिलरली with respect to even nuclear power, Waltz ने in his neo realistic paradigm बात की थी about the idea of nuclear peace or the idea of larger deterrence. So with nuclear diffusion, जहां पे apart from our permanent 5, in the 90s a number of even other states, unrecognized states, were able to become nuclear powers. तो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो या इवन नॉर्थ कोरिया. इसके कारण क्या हुआ है? अगेन एक कोल्ड पीस जो है इस्टेब्लिश हो गई है बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ द आइडिया ऑफ मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर द कमिंग इन ऑफ deterrence, जहां पे rather than the hegemon, it is this deterrence which has been able to avoid the outbreak of hot wars amongst countries. However, despite neorealism providing various examples of analyzing post-Cold War global politics, there are certain aspects in contemporary international relations जहां पे classical realism की theory भी जो है set बैठती है. For example, analyzing the behavior of the kind of belligerence that both Russia and China are showcasing. तो in fact, जो different nature of state and जो एक bifurcation की थी classical realist scholars like Schweller, like Morgenthau between status quo powers and revisionist powers, वो आज हमें देखने को मिलती है when we look at say countries like USA और countries like European Union की जितनी भी countries है, so European Union as a bloc, right? जब हम उनके जो है actions देखते हैं versus the actions of चाइनाज एडवेंचरिज्म, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर पे हम बात कर ले, इंडो पैसिफिक में बात कर ले हैं, या फिर रशिया के बिलिजरेंस इन ट्राइंग टू सेफगार्ड इट्स इमीडिएट नेबरहुड इन द फॉर्म ऑफ द यूक्रेन इन्वेजन. ठीक है, तो इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं दैट इवन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म कैन बी अप्लाइड टू कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इन द कोल्ड वॉर era, right? So while neorealism might have a slight upper hand, even aspects of classical realism जो है critical inputs provide कर सकते हैं into understanding global politics in the post Cold War period. Now conclusion के अंदर we can talk about that both the schools have their own unique contributions, have their own unique perspectives. While the neorealist
perspective, because of the kind of rigor, because of the kind of systemic analysis, offers a better understanding. But you can't just let go of classical realism, because it also has certain time-tested principles that are still applicable. In fact, इसी के अंदर आप एक और एस्पेक्ट भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, जब हम क्लासिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल जो है देते हैं इन टॉकिंग अबाउट इट्स रेलेवेंस फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। किस तरह का एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल रियलिस्ट पर्टिकुलरली इन द प्रिंसिपल्स, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द रोल ऑफ वेरियस स्टेट्समैन। तो यहां पे भी क्लासिकल रियलिज्म बात कर सकता है कि किस तरह से, चाहे अगर रिविजनिस्ट पावर्स की बात हो, तो पुतिन या फिर जी जिनपिंग ने जो है कितना ज्यादा एक मैसिव रोल प्ले किया है इन शेपिंग द वे इन विच द कंट्रीज बिहेव। सिमिलरली द रोल ऑफ स्टेट्समैन इन काउंटरिंग दिस। तो अगर हम मर्केल की बात कर लें, या फिर इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं आपके मैक्रोन, उनकी बात करें, या फिर फॉर एग्जाम्पल द वे इन विच यूएस की फॉरेन पॉलिसी डामाडोल हुई, फर्स्ट फ्रॉम ट्रंप to Biden in looking at global politics का scenario, so the critical role in which leaders and the leaders drive foreign policy, अगर हम उसको देखें तो classical realism भी जो है बहुत ज़्यादा important ideas provide कर रहा है। तो classical realism के अंदर आप ये वाला point जो है उसको भी add कर सकते हैं, ठीक है। So in conclusion, we can talk about the various aspects, how both of them are relevant, and how their conclusions based on the 3 S's of statism, self-help and survival can be very well analyzed in looking at the post-Cold War world, especially as we see a world reeling under financial crisis, a crippled international economy and trade, as well as the ongoing COVID-19 पैंडेमिक। तो इस सब के थ्रू जो है ये क्लासिकल एंड न्यू रियलिज्म दोनों ही एडिक्वेट लेंसेज ऑफ लुकिंग एट ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे बन जाते हैं, ठीक है। विद दिस आवर फर्स्ट आंसर कम्स टू एन एंड। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड आंसर व्हिच इज अ स्लाइटली मोर इजियर वन, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इजी एंड थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है। ये कहता है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट विद रेफरेंस टू ट्रांसनेशनल एक्टर्स। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? आप पहले डिफाइन करेंगे ट्रांसनेशनल एक्टर्स को कि क्या होते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स होते हैं। यू कैन यूज अ डेफिनेशन ऑफ अ थ्योरिस्ट, या आप खुद भी लिख सकते हैं विद एग्जांपल्स। देन यू एलैबोरेट कि किस तरह से द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैज इंपैक्टेड मॉडर्न नेशन स्टेट्स। तो इनफैक्ट यहाँ पे आप वेरियस थ्योरीज को भी कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉबवेब मॉडल जो है इसके बारे में जो है बात कर सकते हैं, that the emergence of cobweb model and new interdependence, complex interdependence, उसके कारण मॉडर्न स्टेट्स का जो रोल है किस तरह से इंपैक्ट हुआ है, राइट। सो किस तरह, क्या आपने कर दिया, एग्जाम्पल बेस्ड भी हो गया, आपने थ्योरी के साथ भी जो है इंटरलिंक कर दिया। कंक्लूजन के अंदर आप रिमार्क कर सकते हैं दैट डिस्पाइट द इम्पैक्ट, किस तरह से दोनों ही ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड स्टेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो टीएनसीज, पहले जब आप इलैबोरेट करें, आप किस तरह से बात कर सकते हैं कि टीएनसीज के राइज के कारण मॉडर्न स्टेट जो उनको थोड़ा रोल बैक हो रहा है। कंक्लूजन में ऑन द अदर हैंड आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आज भी इन मैनेजिंग द लार्जर अफेयर्स, इन मैनेजिंग दिस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट स्टेट्स जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी का क्राइसिस, स्टेट प्रोटेक्शनिज्म ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट there is the state's importance which is coming back again as pointed out by various scholars like Skocpol etc, जो कि हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आंसर में। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स बाय मार्कस थियल, जो कि कहते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स जो हैं वेरियस एस्पेक्ट्स इन वेरियस स्फेयर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। चाहे ये पॉलिटिकल हो तो यू कैन टॉक अबाउट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजॉन। चाहे ये सोशल इंटरैक्शंस हो, द कमिंग अप ऑफ ग्लोबल एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। कल्चरल हो, सोशल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स हो, या पॉलिटिकल में मैंने गूगल फेसबुक बोल दिया, ये इकोनॉमिक थे। पॉलिटिकल के अंदर यू हैव योर वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक से IMF, UN, APEC, आसियान, कितनी सारी ये इंस्टीट्यूशंस है जो कि बेसिकली ट्रांस सोसाइटल रिलेशंस को बनाने में हेल्प करते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। तो यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने बताया, थ्योरी के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं थ्रू कॉबवेब मॉडल अप्रोच,
ठीक है, जहां पे कॉबवेब मॉडल क्या बोलता है कि अक्रॉस सोसाइटीज नाउ देयर आर वेरियस स्ट्रिंग्स interconnecting a number of actors. So it's not just states who are primary actors now, there are multiple actors जो कि ये multiple strings से जो है एक दूसरे के साथ connected है, जिसका आइडिया जो है जॉन बर्टन आगे रखते हैं. एंड ये क्यों निकल के आया है? बिकॉज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स interdependence निकल के आ गई है amongst these various actors in the global domain, which has come to replace जो कि आर्नल्ड वुल्फर्स का मॉडल था रियलिज्म का ऑफ अ बिलियर्ड्स बॉल मॉडल. ठीक है, तो इस तरह से आप थ्योरेटिकल इंटरलिंकिंग जो है उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Now what happens is with the rise of these international transnational actors, इनके जो गोल्स हैं, इनके जो काम हैं, those happen slightly independent of government relations and in fact impact the way in which even states come to behave. Right? अब किस तरह से impact हो रहे हैं मॉडर्न स्टेट्स? सबसे पहले तो is the idea of diminishing state role and sovereignty. अब जोसेफ नाई इन हिज आर्टिकल MNCs द गेम एंड द रूल सजेस्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस लाइक गूगल, फेसबुक एटसेट्रा डायरेक्ट, अनडायरेक्ट एंड इनफैक्ट अनइंटेंडेडली डायरेक्ट रोल्स जो हैं उनके थ्रू एग्जर्ट करती हैं प्रेशर्स ऑन सॉवरेन गवर्नमेंट्स, राइट, जिसके कारण स्टेट का कंट्रोल जो है ओवर द फंक्शनिंग ऑफ इट्स ओन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, वो रिड्यूस करता थोड़ा सा होता जा रहा है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल न्यूमरस रेपरकशंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर से फॉर एग्जाम्पल इफ सडनली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस एंड अ कंपनी डिसाइड्स टू शट शॉप, द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन जनरेट, जिसके कारण ग्रेटर सोसाइटल इम्पैक्ट जो आ सकता है. सिमिलरली द कमिंग इन ऑफ वेरियस FDI और FII, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, ग्रेटर स्किल्स, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं फॉर इंटायर कंट्रीज पॉपुलेशंस. तो इस तरह से कैसे स्टेट के गोल्स भी इंपैक्ट करती है MNCs एंड TNCs बाय देयर वन डिसीजन ऑफ participating, level of participation and what kind of participation in the economies of various states. Then for example, इसके कारण क्या होता है, जो states की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है वो भी अंडरमाइन हो जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं बट इनफैक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी करती हैं. तो आप एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का, राइट. सो फॉर एग्जांपल द कमिंग इन, द पुशिंग इन ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया वाज इन फैक्ट आल्सो द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम व्हिच वाज इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी, आपके वेरियस इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, राइट. सिमिलरली इस तरह के SAPs चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, लैटिन अमेरिका में हो, ये सब जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा पुश किए गए थे. ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, फुकुयामा बोलते हैं दैट दिस हैज लेड टू द एंड ऑफ द नेशन स्टेट. The second impact that we can talk about very importantly, पीटर विलिट्स क्या करते हैं कि स्टेट्स जो हैं अब बहुत जल्दी अपनी सॉवरेनिटी लूज कर रहे हैं, राइट. किस तरह से? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंट्रा फर्म ट्रेड, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसेस किस बेसिस पे जो है एक्सचेंज किया जाएगा कमोडिटीज का, शेयर प्राइसेस की अगर हम बात करें, ग्लोबली अगर हम मार्केट की बात करें, ये सब जो है स्टेट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली द इंक्रीज ऑफ ट्रायंगुलेशन, जहां पे ट्रेड जो है दो कंट्रीज के बीच में इनडायरेक्टली राउट की जाती है वाया अ थर्ड कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है, अभी ट्रायंगुलेशन के कारण हम कई बार क्या भी देखते हैं, वी सी द राइज ऑफ ब्लैक मनी हेवन्स. ठीक है, तो ये भी अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड ऑफन कंट्रीज आर नॉट एबल टू डील विद इट डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सिस्टम्स एंड रेजीम्स सेट इन प्लेस टू डील विद द सेम. ठीक है, तो केमन आइलैंड ये सब की प्रॉब्लम्स जो है आज भी एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली एक जो इंडिया का भी कंसर्न था जिसके कारण उन्होंने RCEP भी नहीं ज्वाइन किया था, वाज द फ्लडिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट. दैट इवन दो हम डायरेक्ट एक्सेस अगर चाइना को नहीं देंगे तो चाइना ट्रायंगुलेशन के थ्रू, दैट इज आसियान कंट्रीज के थ्रू इंडिया को सप्लाई करके फ्लड कर देगा हमारी मार्केट विद चीप गुड्स, thereby destroying India's indigenous industries and manufacturing capabilities.
Then very importantly, it also leads to the promotion of Western states की ideology and उनकी dominance. P.J. Simmons in his very important article Learning to Live with Fast NGOs ने demonstrate किया है कि किस तरह से international NGOs often domestic and foreign policies of governments को impact करते हैं, right? जिसके through agenda setting, whether a government's action is considered legitimate or not, इन सब की बात की जाती है, right? So in fact we can variously talk about कि किस तरह से certain states and उनके human rights violations will be criticized more than say other countries, right? So for example, we don't see as much international condemnation of gun violence in US जितनी से हम देखते हैं of human rights violations say happening in China, in Afghanistan, in other parts. Similarly, various NGOs cultural aspects को भी नहीं समझ पाते, right? So for example, बहुत बड़ी debate छिड़ती है with regard to एक Yulin festival होता है चाइना में जो कि dog festival बोला जाता है, right? जहाँ पे बहुत ज़्यादा criticize किया जाता है animal rights की violation को for this festival, also the kind of unhygienic or health related hazards it might cause, but at the same time a lot of countries also say कि आप western perspective या western lens से हमारे cultural traditions को नहीं देख सकते हैं, right? Similar ideas are also espoused when we talk about say western values dominating human rights versus Asian values, right? तो यहाँ पे states and states के actions को often judge किया जाता है on the basis of what is acceptable in the West rather than looking at them through their own varied cultural and traditional lenses. ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण अगेन जो रोल है ऑफ द मॉडर्न स्टेट वो इम्पैक्ट हो रहा है. देन अनदर वे इन विच transnational actors का rise has impacted states is through the redistribution of power. Jessica Matthews highlight करती हैं that how there is a transfer of power now to even non-state actors जो कि increasingly state के functions जो है perform कर रहे हैं. So we see NGOs जैसे कि Amnesty International, Doctors Without Borders, in fact available in a number of sub-Saharan and other African countries जहाँ पे आपके जो है फेलिंग स्टेट्स या बहुत वीक स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे स्टेट्स अपनी पॉपुलेशंस को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो कि ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स जो है प्रोवाइड कर पा रहे हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अदर ट्रांसनेशनल एक्टर्स सच एज टेररिस्ट ग्रुप्स जिसके कारण अगेन स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है उनको भी हैम्पर हो रहा है. स्टेट्स अब सिक्योरिटी डिलेमा में एंटर करते हैं नॉट ओनली विज़-अ-वी अदर स्टेट्स बट इन फैक्ट दीज ट्रांसनेशनल एक्टर्स like terrorist groups as well, right? So for example ISIS का impact in West Asia, right? या फिर similarly आप अगर इंडिया के नेबरहुड में ही देख ले तो इंडिया ने देखा है कि किस तरह से प्रॉक्सी वॉर्स जो है पाकिस्तान द्वारा वाया दीज ट्रांसनेशनल एक्टर्स चलाई जाती है. सिमिलरली नोम चॉम्स्की ने इनफैक्ट ब्लेम किया था यूएसए के ही कि इन द परस्यूट ऑफ इट्स ओन हेजेमोनिक इंटरेस्ट किस तरह ने उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इन ensuring its own dominance, right? So for example कई बार क्रिएशन ऑफ तालिबान की बात अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि उनको प्रमोट ही यूएसए ने किया था टू एक्चुअली काउंटर सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान. इंपॉर्टेंटली हम ऑफन ये भी देखते हैं कि जब हम इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स की बात करें ऑन स्टेट्स equal impact नहीं होता on every state. In fact, the impact also varies depending on the powers and capabilities of the state. So more often than not, the rise of these transnational actors tends to impact developing or non-Western states more than the Western states. Why? Given the economic and military might of the Western or developed countries, and importantly, a lot of prominent transnational actors are controlled by them directly or indirectly. Right? So, for example, अगर हम बात करते हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स लाइक MNCs की, a lot of these MNCs की स्टार्टिंग या हेडक्वार्टर्स जो है डेवलप्ड कंट्रीज में लोकेटेड होते हैं rather than developing. Most of their incomes are also routed back to the डेवलप्ड कंट्रीज. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तो इनमें भी जो है जो डोमिनेंस है वो मेनली आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की होती है जिसके कारण ऑफन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अप बिकमिंग मोर पावरफुल विज़-अ-वी डेवलपिंग कंट्रीज. सो डेवलपिंग कंट्रीज एंड अप बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड मोर इंपैक्टेड मोर बाय दीज ट्रांसनेशनल एक्टर्स देन say developed
कंट्रीज। पॉलिटिकल रोल के अंदर एंड लॉस ऑफ सॉवरेनिटी में इनफैक्ट आप कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे इंसिडेंट्स को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, जहां पे फेसबुक, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया जायज से किस तरह से अंडरमाइन किया है स्टेट की इंटरनल एंड डोमेस्टिक सॉवरेनिटी को भी। ठीक है, इनफैक्ट हम बात करते हैं कि अब जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इंक्रीजिंग रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स को देख रहा है, एंड देयरफॉर स्कॉल्ट क्या बोलते हैं, दैट द वर्ल्ड और स्टेट्स माइट नाउ बी एंटरिंग इनटू व्हाट, पोस्ट सॉवरेन गवर्नेंस, जहां पे जो एक हार्ड शेल ऑफ सॉवरेनिटी होता था जो कि हम इमेजिन करते थे इन द बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, दैट इज नो लॉन्गर प्रेवलेंट इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड. However, in conclusion, we can also give the other side of the events, that while globalization has led to the rise of transnational actors, and what Kenichi Ohmae kya bolte hain, that this is a borderless world, right? It is a borderless world. But what has happened is that when we see increasingly complex challenges जो कि 21st century global order में निकल के आए हैं, वहाँ पे state की centrality and importance दोबारा exert की जा रही है. For example, a great point here will be that of COVID-19 pandemic. With the coming in of COVID-19 pandemic, the institutions were not able to perform well. WHO was highly criticized कि वो information timely नहीं relay कर पा रहे थे, drugs, medicines, vaccines को adequately नहीं provide कर पा रहे थे, and states ended up becoming increasingly protectionist. In fact, it was the states and how they were able to cater to the needs of the population that became representative of whether a state was able to do well or relatively well during the pandemic or not, right? At the same time, however, the interconnected nature of the world जो है वो भी ज़्यादा important हो गई है, right? So for example, even if states are protectionist और हम अपने state को safeguard कर लेते हैं, vaccinate कर लेते हैं, drugs बचा लेते हैं, क्योंकि world economics इतना interconnected है, not one state will be safe till the time other states are also not safe, as we've seen with COVID-19 pandemic. So if the developed countries were vaccinated, had greater access to drugs at the cost of the developing countries, what has happened is greater mutation in developing countries, leading to new strains coming up of COVID-19 pandemic, right? Similarly, चाहे ये climate change हो, चाहे ये refugee crisis हो, चाहे ये international trade हो, inflation का issue हो, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेस हो, फूड से लेके इशू हो, कोई भी स्टेट जो है कैन नॉट बी एन आइलैंड ऑन इट्स ओन नाउ. ठीक है, तो इसीलिए अब डिस्पाइट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ स्टेट, वी हैव आल्सो कम टू रियलाइज दैट द इंटायर डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, एंड देयरफॉर स्टेट्स एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स विल हैव टू कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वेल. Therefore, when we look at the rise of transnational actors, there is no one way of deciding whether the role of the state has declined or increased, but what has happened is that the role of the state has drastically transformed, जैसे कि डेविड हेल बात करते हैं. So therefore, अगर global politics इन नए challenges के साथ अगर हमने cope करना है, the need of the hour is that state and transnational actors take a more coordinated approach, a more problem-solving approach to deal with these complex issues the 21st century global order. ठीक है, on this note जो है आपके आंसर खत्म हो जाते हैं. I would highly encourage that you keep writing these questions as well. ठीक है, और फिर आप अपने आंसर्स को इनके साथ कंपेयर करें, देखें कहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते थे, एंड इंपॉर्टेंटली इफ यू हैव मोर एग्जाम्पल्स, मोर इंटरलिंक्स जो कि आप इन आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, उनको आप कमेंट्स में लिखिए, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एज वेल. दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर टुडे. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.